हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम लोग आपके लिए करने वाले हैं एक ओनरशिप रिव्यू ऑफ टाटा नेक्सॉन का। अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो ये जो गाड़ी है ये टाटा नेक्सॉन का XZA+ है। XZA का मतलब है कि आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। अगर हम नेक्सॉन की बात करें तो आप लोग को पता है ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट के अंदर टाटा का एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बन चुका है। जब से पता चला है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में टाटा नेक्सॉन को 5 स्टार ग्लोबल एनकैप के अंदर रेटिंग मिली है, तब से नेक्सॉन ने मार्केट के अंदर बिल्कुल एक धूम मचा रखी है। और आज हमारे साथ जो इस नेक्सॉन के ओनर मौजूद हैं, गुलशन नंद्रा जोग जी, जो बरेली से हैं और इनका जो बिजनेस है ये ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में डील करते हैं। और इन्होंने 2021 में इस नेक्सॉन को परचेज करा था और आज ये अपने नेक्सॉन से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बस आज क्या खुश है, इनको क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो हेलो सर, वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। थैंक यू। सबसे पहले मैं सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर ने नेक्सॉन गाड़ी ही क्यों खरीदी? मतलब मार्केट के अंदर उस समय बहुत सारी गाड़ी थी, क्रेटा भी खरीद सकते थे, खैर थोड़ा सा बजट ऊपर चले जाता, और किया सोनेट भी उस समय बिल्कुल एक एंट्री लेवल में गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी सर ने इसी गाड़ी को परचेज़ किया और वो भी एक ऑटोमेटिक वेरिएंट। टाटा का नाम ही काफ़ी है अपने आप में और बहुत मजबूत गाड़ी है ये। तो आपने मजबूती के लिए इस गाड़ी को खरीदा? हाँ जी, प्रेफर किया। तो आपकी मतलब सबसे पहली जो प्रेफरेंस थी वो मजबूती थी? मजबूती और अच्छी गाड़ी है और टाटा की गाड़ी सबसे बड़ी बात। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले मारुति ने अपना एक हाइप क्रिएट कर रखा था, लेकिन अब मार्केट के अंदर टाटा ने सेफ्टी का हाइप क्रिएट कर रखा है। अगर किसी से पूछा जाता है कि भाई टाटा की गाड़ी क्यों ली, तो दूसरा कोई और सवाल उसके मुंह पे नहीं आता, सबसे पहले यही आता है कि भाई सेफ्टी। सर की सबसे पहले प्रेफरेंस थी सेफ्टी, और सेफ्टी इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। आप हर जगह से अगर आप देखोगे, अगर मैं इसके प्लास्टिक को देखूंगा तो मैं यहाँ से जैसी प्रेस कर रहा हूँ तो ये प्रेस भी नहीं हो रहा है। ये इसकी सेफ्टी है जो आपको नेक्सॉन के अंदर देखने को मिलेगी, जिस वजह से इस गाड़ी को चुना गया। तो सर आप इस गाड़ी को कितना ज़्यादा चला चुके हैं अभी तक? मैं करीब 25,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 25,000 किलोमीटर आप चला चुके हैं। हाँ। और आपका सबसे लंबा रन कितना रहा है? सबसे लंबा रन तो मैं दिल्ली जाता रहता हूँ। आप दिल्ली जाते रहते हो, तो मतलब अगर मैं बरेली से दिल्ली की बात करूं तो कम से कम 250 किलोमीटर तो मिनिमम है। मिनिमम। तो आपको 250 किलोमीटर जाने में कोई तकलीफ या कोई अनकंफर्ट लगता है इसकी सीट्स में या कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, हम लोग ने ये सुना था कि भाई नेक्सॉन आपने पेट्रोल वर्जन तो लिया है और आज के टाइम में पेट्रोल के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, तो आप इतना जब हाईवे पे लेके जाते हो लॉन्ग जर्नी पे 250 किलोमीटर, तो आपको ये ऑटोमेटिक क्या माइलेज देता है? माइलेज इस गाड़ी का बस कम है, ये ड्रॉबैक है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? माइलेज नहीं है। तो आप व्यूअर्स को बताइए, आपका क्या माइलेज आपने क्लेम करा है, जब हाईवेज पे आपने क्या माइलेज निकाला है? माइलेज तो 14-15 से ज़्यादा नहीं देती है। 14-15 14-15 ये हाईवे पे निकाल देती है। और अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में 10-11। तो सिटी में 10-11। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो नेक्सॉन का जो माइलेज है वो सिटी के अंदर सिर्फ 10 से 11 है। ऑल्दो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो इंजन है 1200 सीसी का 1199 सीसी का टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 118 bhp की पावर। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक पेट्रोल कार लेंगे वो भी एक टर्बो इंजन के साथ, तो आपको माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और माइलेज इसका कम है। मतलब अगर हम सिटी की बात करें, बहुत सारे व्यूअर्स ने हम लोग को भी बताया है कि सिटी के अंदर जो माइलेज इसका है वो 11 से 12 देखने को मिलता है, और शायद ही उससे ज़्यादा नहीं निकल पाता होगा। तो आप जैसे इस स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इसके अंदर 3 मोड्स हैं। सिटी और इको में चलाएंगे आप 11-12 का एवरेज बहुत आराम से क्लेम कर लेंगे, लेकिन अगर आप जैसे स्पोर्ट मोड पे शिफ्ट करेंगे, इंजन में पावरफुल तो हो जाता है इंजन, लेकिन माइलेज जो है वो और रिड्यूस होकर 9 से 10 आ जाता है। माइलेज एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो आप अगर माइलेज को लेके अगर थोड़ा सा कंसर्न है तो आप डीजल के ऊपर भी जा सकते हैं, और डीजल में भी आप ऑटोमेटिक वेरिएंट को ले सकते हैं। लेकिन नेक्सॉन के पेट्रोल, अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करूं तो यहाँ पे माइलेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और सर से पूछते हैं, सर आपको ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि आप और बहुत सारी गाड़ियों में बैठते हैं लेकिन आपको अपनी गाड़ी में ये फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं? ऐसे कोई फीचर्स हैं? एक तो साउंड सिस्टम इसका बहुत बढ़िया है और सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। तो सर से आपने जैसे ही सुना, एक तो सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। सर को आज तक सीटिंग में तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। सीट्स क्यों कंफर्ट है उसका रीज़न बताता हूँ। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसकी जो लेंथ है वो आपको 3995 मिलीमीटर की देखने को मिलेगी, और सारी गाड़ी की जो अगर आप इसका कॉम्पिटिटर देखेंगे, आप ब्रीजा की बात कर लो, निक्सॉन की बात करो, निक्सॉन तो ऑलरेडी है, आप ब्रीजा की बात कर लो, आप सोनेट की बात कर लो, आपको वेन्यू की बात कर लो, सारी के डायमेंशन सेम है। बट अगर मैं विथ की बात करूं तो विथ पूरे सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन इज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसकी विथ सबसे ज़्यादा है, दैट इज 1811 mm, जिसकी वजह से जो सीटिंग कंफर्ट है, ना कि आगे वालों के लिए बल्कि पीछे पैसेंजर्स के लिए भी जो सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बिल्कुल सर ने ये कहा कि भाई सीटिंग कंफर्ट में तो आपको ज़रा से भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सर से मेरा दूसरा सवाल ये है कि सर
आपने मुझे बताया था कि इससे पहले आप एक मारुति कार को ओन करते थे। वैगनर। हाँ, तो आप इससे पहले वैगनार को ओन करते थे, एक मारुति कार को, और आपने मारुति कार को बहुत लंबे से चलाया, वो भी पेट्रोल थी, ये भी पेट्रोल थी। मेरा आपसे अब छोटा सा सवाल ये है कि जो आप मारुति के आप एक ओनर रह चुके हैं, और अगर आपसे अभी पूछा जाए कि मारुति और टाटा में अब आपको चलाने में कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है, और आपने मारुति से जब टाटा पे शिफ्ट हुए तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मारुति में अच्छी थी या इसमें अच्छी नहीं है, या इसमें अच्छी है और मारुति में नहीं है, तो आप क्या बताना चाहोगे व्यूअर्स को? बस मारुति का एवरेज अच्छा था, एवरेज। अच्छा, मारुति का एवरेज अच्छा था। हाँ। ये सबका सबसे पहले है, जब भी मारुति की बात आती है, एक तो एवरेज और दूसरा लो मेंटेनेंस, और कोई ऐसा कुछ नहीं। और कुछ नहीं। तो चलाने में आपको मारुति अच्छी लगती है, नेक्सॉन? नहीं, चलाने में नेक्सॉन अच्छी है। चलाने में नेक्सॉन अच्छी है। तो आपकी ये सर्विस हो चुकी है इसकी? हाँ जी। तो आपका ये जो 10,000 किलोमीटर के बाद जब आपकी पेड सर्विस हुई थी, तो लगभग सर्विस कॉस्ट क्या आ जाती है इसकी? 5,000 के आसपास। 5,000 के आसपास। आप मैक्सिमम आपने सर्विस कॉस्ट कितनी पे करी है? 5,000। इससे ऊपर आज तक पे नहीं करा है। तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो मारुति की कार्स की भी सर्विस कॉस्ट बिल्कुल सिमिलर ही आती है, 4,500, 5,000, 6,000। और अगर मैं सेडान की बात करूँ, सियाज की, तो आपको 7,000, 8,000, 8,000 रुपये सर्विस कॉस्ट देखने को मिलती है। तो भाई टाटा की गाड़ी की भी जो सर्विस कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस है, वो बिल्कुल सिमिलर है। तो आप आज के टाइम में गाड़ी वो खरीदें जो एक बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करे और आपको वही सेम मेंटेनेंस दे। ठीक है, थोड़ा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, लेकिन आप डीजल ऑप्शन को ले सकते हैं। और टाटा ने तो बहुत ही जल्दी अभी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और बहुत सारे प्रोडक्शन मॉडल भी मार्केट के अंदर अभी देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई टाटा तो अब एक सेगमेंट किलर इंडिया के अंदर बनता जा रहा है, और हम खुद चाहते हैं कि भाई टाटा जो एक इंडियन कंपनी है, प्योरली इंडियन कंपनी, वो मार्केट के अंदर सारी चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव करे। तो सर ने इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाई टाटा नेक्सॉन को परचेज़ करा था, और दूसरा कोई भी रीज़न नहीं था। ऑल्दो वो अभी थोड़ा सा पेट्रोल से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वो इतना भी नहीं है कि वो इस गाड़ी को सेल करें या इस गाड़ी को बेच के कोई डीजल गाड़ी ले लें। ही इज़ लिविंग विद इट। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अगेन मैं आपसे एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जब आपने गाड़ी परचेज करी थी, आपने इसमें कम से कम ऑन रोड 12.5 लाख रुपए खर्च करे होंगे। आज के टाइम में जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो 10,80,000 रुपये, ऑन रोड आते आते हर सिटी में 12.5 लाख की पड़ जाती है। तो अगर अभी आपके पास 12.5 लाख रुपए हों आज के टाइम में, और आज के टाइम में आपको सोनेट, आपको वेन्यू और बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, क्या आप उस गाड़ी की तरफ जाना चाहेंगे या अभी भी इसी गाड़ी को रखना चाहेंगे? मैं नेक्सॉन को ही प्रेफर करूँगा, बिकॉज सेफ्टी सबसे पहले है। सेफ्टी सबसे पहले है, आप उसके अलावा किसी पे हाथ नहीं रखेंगे, चाहे आपको फीचर्स मिले ना मिले। नहीं, सेफ्टी सबसे मस्त है मेरी नज़र में। आपकी नज़र में सेफ्टी सबसे मस्त है। तो जैसे कि सर से आपने सुना कि भाई वो किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं सेफ्टी के आगे। तो आज के टाइम में सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ग्लोबल एनकैप ये टाटा नेक्सॉन प्रोवाइड करता है। सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं, सर ने जैसे कि आपको बताया, नेक्सॉन के अंदर भी आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो और गाड़ियों में। अगर मैं आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स दिखाऊं, आप जैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो अलॉय व्हील्स का साइज देखेंगे दैट इज 215/60 R16 का टायर देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ कि इसका इंटीरियर कैसा है। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे, सबसे पहले तो भाई डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। मैं जैसे ही प्रेस करूंगा ORVMs अपने आप खुल जाएंगे, और कुछ आपको इस तरीके का इसका इंटीरियर देखने को मिलेगा। भाई जो इंटीरियर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखेंगे, आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पे इन्होंने सॉफ्ट टच मटेरियल को यूज़ करा गया है। को डी कट स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, आपको 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, और सबसे मेन चीज़ क्या, टाटा के अंदर आपको जो मिलते हैं वो आपको हरमन के स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, जिसकी साउंड क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसका गियर बॉक्स देखेंगे तो ये जो है आपका AMT गियर बॉक्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका AMT गियर बॉक्स है। यहाँ पे आपका रिवर्स, न्यूट्रल, ऑटोमेटिक, और आप इस गाड़ी को मैनुअल भी चला सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट करोगे और आप इसको अप एंड डाउन करके इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हो। फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो सारे ही फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी फीचर्स में टाटा बिल्कुल भी पीछे नहीं है। नेक्सॉन के अंदर आ चुके हैं, ये इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। व्हाट सिंपली आई हैव टू डू इज, ये मेरा भी न्यूट्रल पे है, मुझे बस इसको ऑटोमेटिक पे डालना है और गाड़ी मेरी बिल्कुल नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं, बस मैंने अपना एक्सीलेटर पे पैर रखा और गाड़ी चल गई। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो जो टाटा के पास अपना जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, ऑल्दो अभी उन्होंने अपना ये DCA गियर बॉक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो DCT ही है कुल मिला के, जो इनका DCA गियर बॉक्स है। लेकिन इस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में एक छोटा सा लैग है। वो लैग क्या है, जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी मेरा ये फर्स्ट गियर पे है, मैं जैसे ही इसको सेकंड गियर पे
अपने आप जब शिफ्ट होती है तो आपका जो राइट लेग है वहां पे एक महसूस होता है कि ये एक गियर चेंज हुआ। जो अगर आप सीवीटी और डीसीटी में देखेंगे तो वो आपको जो लेग है वो महसूस नहीं होगा, उनका जो गियर बॉक्स है वो बहुत ज्यादा डिफाइंड है। लेकिन टाटा इस पे काम कर रहा है और धीरे धीरे वो शायद नेक्सॉन के अंदर भी ये डीसीए गियर बॉक्स को इंट्रोड्यूस कर दे। इस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की अगर एक लोग और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स सबसे ज्यादा चीप है। तो ये जो गियर बॉक्स है ये आपको बहुत ज्यादा, मतलब इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको नॉर्मल हैचबैक्स में भी देखने को मिल जाता है। बस एक छोटा सा इसके अंदर एक फ्लॉ है कि भाई आपको हल्का सा लैग महसूस होता है जब आपके गियर ऑटोमेटिक शिफ्ट होते हैं। उसके बाद इसके गियर बॉक्स में कोई और फॉल्ट नहीं है। बल्कि अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो जो इसका मेंटेनेंस का जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसकी मेंटेनेंस सबसे ज्यादा लो है एज कंपैरिजन टू सीवीटी एंड डीसीटी। इसका सस्पेंशन आप लोग को मैंने बताया बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे मेन चीज का इसका एक्सीलरेशन भी काफी अच्छा है। ऑटोमेटिक में जो लैग है, लेकिन आप इस गाड़ी को, ये जो आपका एएमटी गियर बॉक्स है, आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हो। आपको करना क्या, जैसे अगर आप देख सकते हैं अभी गाड़ी ऑटोमेटिक पे और राइट हैंड साइड पे इसका लीवर है। मैं जैसे ही इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा, अब ये गाड़ी मेरी मैनुअल पे हो चुकी है। अगर मैं पीछे करूंगा तो मेरे गियर उतरेंगे, मेरे गियर पीछे जाएंगे, और अगर मैं इसको फॉरवर्ड पुल करूंगा तो इसका मतलब मेरे गियर आपके आगे को शिफ्ट करेंगे। तो अभी मेरा ये फर्स्ट गियर पे चल रही है। अगर मान के चलो आप हाईवे पे गाड़ी को चला रहे हो और आपको ओवरटेक करना है और आपको लग रहा है कि ऑटोमेटिक में थोड़ा सा लैग आ रहा है, तो आप इसको मैनुअली भी चला सकते हो। ये फर्स्ट गियर पे है, जैसे ही मैंने इसको आगे शिफ्ट किया ये सेकंड गियर पे आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप, और मैंने इसको आगे शिफ्ट किया ये मेरी थर्ड गियर पे आ गई। तो ये जो गाड़ी है आप इसको मैनुअली भी एक्सेलरेट कर सकते हो। तो ये काफी एक अच्छी चीज है कि आपको हमेशा ही नहीं इसको ऑटोमेटिक पे चलाना है। जिनको मैनुअल की आदत है और वो हाईवे पे एक अच्छी स्पीड पकड़ना चाहते हैं तो वो इस गाड़ी को आराम से ऐसे गियर को आगे शिफ्ट करके आप मैनुअली भी चला सकते हो। और गाड़ी को चलाते ही चलाते आप दोबारा से चाहते हो मैं गाड़ी को अपने ऑटोमेटिक पे ले आऊं, तो अगेन मुझे क्या करना है, सिंपल, मुझे यहाँ पे राइट शिफ्ट करना है। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। आपने जैसे सुना सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट, और मेरी गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक पे आ गई। अब मुझे कोई भी गियर डालने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल एक्सेलरेट करूंगा और अपनी गाड़ी को चला सकता हूँ। अगर मैं आपको इसके मोड्स की बात करता हूँ तो मोड्स भी आप गाड़ी चलाते चलाते चेंज कर सकते हो। अगेन यही नहीं है कि गाड़ी को मुझे पहले रोकना पड़ेगा, हॉल्ट लेना पड़ेगा, फिर मैं मोड चेंज करूंगा। जैसे मैं आपको देख सकते हो स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। जैसे ही मैंने स्पोर्ट पे शिफ्ट किया, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। लोग कहते हैं कि भाई स्पोर्ट में जब नेक्सॉन या टाटा की कोई भी गाड़ी जहां पे भी स्पोर्ट मोड है, जैसे आपका एल्ट्रोस के अंदर जो स्पोर्ट मोड है, अगर आप आई टर्बो की बात करें तो एक इंजन नॉइज देखने को मिलती है कि जो इसका जो इंजन है वो बहुत ज्यादा आवाज करता है स्पोर्ट मोड के अंदर। क्या ऐसी चीज है? खैर अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। जैसे आप स्पोर्ट मोड दबाओगे तो आप देख सकते हो कि एक्सीलरेशन कितना ज्यादा फास्ट हो चुका है और गाड़ी के अंदर जो साउंड है वो बहुत ही मिनिमम है। आपको इसके अंदर कोई भी ऐसा स्पोर्ट मोड पे भी कोई भी साउंड देखने को नहीं मिलेगी। खैर स्पोर्ट मोड उन लोगों के लिए है जो हाईवे पे एक अच्छी ड्राइविंग करना चाहते हैं, 140-150 स्पीड चलाना चाहते हैं। ऑल्दो इसका जो सिटी और इको मोड है वो सफिशिएंट है। अभी हम इकोनॉमी मोड पे आ चुके हैं, तो इकोनॉमी में भी गाड़ी आप बहुत आराम से चल रही है। मेरा इनिशियल जो लैग है वो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है और सिटी के अंदर तो आई डेफिनेटली प्रेफर मैं इसको इकोनॉमी मोड पे चलाऊं और एक अच्छा माइलेज भी निकालूं। तो जो लोग पेट्रोल इंजन ही लेना चाहते हैं, उनको जिन्होंने आज तक डीजल इंजन बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करा है और उनको लग रहा है कि माइलेज बहुत कम देगी, ऐसा नहीं है। आप इसको इको मोड पे ड्राइव करो, आपको सिटी में बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो इंजन इतना क्वाइट है, इतना अच्छा सस्पेंशन और आपकी जो ये सेफ्टी, तो ये नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है, इस जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर दे सकती है। सर ने जैसे कि आप लोग को बताया था कि जो इनकी सर्विस कॉस्ट आई थी वो 5000 रुपीज आई थी। तो वो 5000 इतनी मिनिमम कैसे थी? क्योंकि जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लो है। वही अगर मैं होंडा सिटी उठाता या कोई डीसीटी गियर बॉक्स उठाता तो मेरी सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आती। तो अभी मैं सेकंड गियर पे जैसे चल रहा हूँ, जैसे मैं थर्ड गियर पे शिफ्ट हुआ, हल्का सा महसूस होता है। लेकिन इसके अंदर अच्छी चीज क्या है, इसके अंदर यहाँ पे मेरे को ड्राइविंग मोड देखने को मिलेंगे। मैं आराम से सिटी के अंदर अगर मुझे माइलेज निकालना है तो मैं इको मोड पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे तीनों ड्राइविंग मोड्स दिखे हुए हैं। तो सर अगर आप इतना इस गाड़ी को चलाते हो तो आपका इसका स्टीयरिंग कैसा लगता है मारुति के मुकाबले? स्टीयरिंग बहुत लाइट है, बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है। मुझे भी काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। अच्छी चीज क्या है कि रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा लाइट है तो लाइट तो इतना नहीं है, मतलब आप इसको रिस्पॉन्सिव तो है
ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है। अगर आप हाई स्पीड पे भी जाते हैं तो आपको एक हाई स्पीड पे भी यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई नेक्सॉन की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। और अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ये आपका XZA प्लस वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको ABS EBD तो स्टैंडर्ड मिलता है। उसके साथ साथ नेक्सॉन के अंदर ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप नेक्सॉन के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल को बंद नहीं कर सकते, कोई ऐसा स्विच नहीं है। आप और बाकी कार्स में देखते हो तो आपको स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में बॉटम में यहाँ पे एक स्विच गिवन होता है, जिससे आप ट्रैक्शन कंट्रोल को अपने आप मैनुअली बंद कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी स्विच नहीं है। आप इसका जो हिल असिस्ट है वो भी इसका ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक कैसे वर्क करता है इसका हिल असिस्ट, मान के चलो आप किसी भी एक स्टीप लोकेशन पे हो और आपकी गाड़ी हॉल्ट पे खड़ी हुई है किसी भी स्टीप लोकेशन पे, तो जैसे ही आप अपने ब्रेक से पैर हटाएंगे तो 2 सेकंड तक आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, ये गाड़ी वहीं पे रहेगी और आप एक्सीलेटर देंगे गाड़ी आगे चली जाएगी। तो ये इसके अंदर एक ऑटोमेटिक हिल असिस्ट है, जो यहाँ पे आपको कोई मैनुअली आपको किसी बटन से या किसी स्क्रीन पे जाके आपको उसको हिल असिस्ट को एक्टिवेट नहीं करना। ये इसके अंदर स्टैंडर्ड है और इसके अंदर मैनुअली है, जो कि काफी एक अच्छा फीचर है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप पहाड़ों पे जाते हो तो जैसे ही आप एक स्टीप लोकेशन पे अपनी गाड़ी को खड़ा करते हो तो ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है और 2 से 3 सेकंड तक आप ब्रेक पैड से पैर हटाओगे तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, आपकी गाड़ी वहीं पे स्टैंड स्टिल रहेगी और अपने एक्सीलेटर से उस गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो। सारे फीचर्स इस नेक्सॉन के अंदर दिए गए हैं। अगर मैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करूं तो वो आपको ऑप्शनल वेरिएंट पे देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। एक और सबसे अच्छी चीज, आपको जो ORVM है इसका विजिबिलिटी, इसका जो ग्लास मिरर है काफी ज्यादा ब्रॉड है, तो इससे मेरी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जो पर्सनली मैं ड्राइव अभी आज कर रहा हूँ। मैंने इतनी सारी कॉम्पैक्ट SUVs को ड्राइव करा है, लेकिन जब मैं नेक्सॉन में बैठता हूँ तो मुझे ये कॉम्पैक्ट कम एक प्रॉपर SUV की फीलिंग देती है अंदर से। मतलब जो इसका विंडशील्ड है काफी ज्यादा ब्रॉड विंडशील्ड है और जो इसकी जो सिटिंग कंफर्ट है और जो पोजीशन है ये इतनी ज्यादा अप है कि मुझे फील ही नहीं होता कि मैं कॉम्पैक्ट SUV में बैठ रहा हूँ। सर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत झुकी हुई गाड़ी में बैठ रहे हैं इसके अंदर जब आप बैठते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक ऊंचा फील देता है, जो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 209 mm का अभी तक कॉम्पैक्ट SUV में ग्राउंड क्लियरेंस आप गाड़ियों का देखोगे 180 mm, 190 mm, 200 mm, लेकिन ये आपको 210 mm मतलब 9 mm बराबर ही है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। वो भी अच्छी बात है कि अगर आप कहीं गड्ढों में भी इसको ऑफ रोडिंग बहुत आराम से कर सकते हो। सर आपको उसका सस्पेंशन कैसा लगता है? मतलब जैसे कभी उबड़ खाबड़ आप रास्तों में जाते हो तो क्या आपको कभी आवाज आई है नीचे से कि एक्सेल टच हुआ या कुछ ऐसी दिक्कत? नहीं, महसूस भी नहीं होता क्योंकि ये ऊंची भी होता है गाड़ी नीचे से, तो आपको कभी आज तक महसूस नहीं हुआ? तो आप फैमिली के साथ गए हैं कि इसको पूरी गाड़ी को लोड करके? बिल्कुल गए। कितने लोगों को आपने मैक्सिमम इस गाड़ी के अंदर बिठाया है? 5 लोगों को। 5 लोगों को। और आपको जरा सा भी ऑफ रोड पे या खराब रास्तों में कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इस मामले में टाटा ने प्रूव कर दिया है कि भाई टाटा का एल्ट्रोस का सस्पेंशन, टाटा नेक्सॉन का सस्पेंशन और टाटा का टियागो का सस्पेंशन, भाई सस्पेंशन टाटा का बहुत अच्छा है। जब बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो सस्पेंशन में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है। काफी ज्यादा पंची इंजन है, बस थोड़ा सा आपको जो मैंने आपको लैग बताया ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन पावर में ये इंजन बिल्कुल भी पीछे नहीं है। आपको 118 bhp की पावर देता है विद 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो बिल्कुल और बाकी अपने कॉम्पिटिटर से बीट करता है। छोटे से गिमिक्स फीचर जो है इसके अंदर थोड़े से मिसिंग है, लेकिन वो भी आपको ऑप्शनल वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएंगे अगर आप थोड़े पैसे और ऐड करते हैं। जैसे कि सर ने मेरे को बताया था कि इस गाड़ी में उनको सनरूफ नहीं मिली, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कितने पे करने पड़ रहे थे सर सनरूफ के लिए? 80,000 रुपीज। तो क्या आपके लिए उस समय वर्थ इट था कि 80,000 रुपए में आपको एक नॉर्मल सी सनरूफ और आपको छोटे मोटे फीचर्स बढ़ जाते? नहीं, मेरे ये भी नॉर्मल सही लगी। सनरूफ अगर आपको चाहिए तो आप अपने ऑप्शनल वेरिएंट में सनरूफ ले सकते हैं, लेकिन जो एक प्राइस गैप है वो काफी ज्यादा है। मतलब आपको कम से कम 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो जाके आपको इसके ऑप्शनल वेरिएंट में सनरूफ और थोड़े बहुत टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम फीचर मिलेंगे। तो मुझे तो ये जो वेरिएंट है सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है, सबसे वर्थ इट। So that's all about today. If you found this video more informative, do like and subscribe our channel Dream Wheels India. और अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपना भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस या अपना किसी भी कार का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई या आप चाहते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो बहुत ज्यादा अच्छी और आप बहुत ज्यादा खुश हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं व्यूअर्स को, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वी विल रिवर्ट यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू ड्रीम व्हील्स इंडिया।